Hello team, welcome back to Tutelage Academy. I welcome you all to this second session on General Knowledge and Awareness. और ये सेशन NCL असिस्टेंट फोरमैन एग्जाम के लिए स्पेशली है, बट ये सिमिलर से एग्जाम के लिए भी ये सेशन रेलिवेंट है. सो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे. दिस इज द सेकेंड सेशन. फर्स्ट सेशन ऑलरेडी हो चुका है और जैसा कि आपको पता है, जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा आपको कमेंट करना है, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है. फर्दर कहीं पर अगर मुझे कुछ बताना हो या कुछ किसी टॉपिक पे स्पेशली कुछ अलग से सेशन लेना हो तो मुझे वो भी समझ में आएगा. सो कीप इंटरेक्टिंग विथ मी इन द कमेंट सेशन. द बृहदेश्वर टेम्पल, ऑल्सो नोन एज बिग टेम्पल, इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बृहदेश्वर टेम्पल है ना, बिग टेम्पल के नाम से जाना जाता है, वो किस इंडियन स्टेट में है? वन का आंसर बी है. ओम प्रकाश, शशि, सबने बी बोला है. कर्नाटका. लेट्स सी जो है ना, ये तमिलनाडु में. कई बार मैंने देखा है कि कल भी मैंने सेशन में देखा था कि लोगों को तमिलनाडु और कर्नाटका में ना कुछ चीजें, जो चीजें कर्नाटका में है वो तमिलनाडु में है वो कर्नाटका, ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है. कर्नाटका में हम्पी के बारे में, और हम्पी में जो रिमेन्स है वो कहाँ पे है, तो वो कर्नाटका में है. तो इस तरह से मैंने देखा है, तो थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने की कोशिश कीजिएगा. इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु. बृहदेश्वर टेम्पल जो है ना वो तमिलनाडु में है, कर्नाटका में नहीं है. यस शशि, ठीक है. तो लोगों को तमिलनाडु और कर्नाटका में डाउट हो रहा है या कहीं कहीं पे चीजें वो कंफ्यूज हो जा रहे हैं, तो उस पर थोड़ा नजर डालिए. द बृहदेश्वर टेम्पल, जिसे बिग टेम्पल भी जाना जाता है, वो तंजौर तमिलनाडु में. कहाँ पे? तंजौर में बहुत सारे टेम्पल्स हैं इनफैक्ट ना. तंजौर में जो पुराने 10th सेंचुरी, 4th सेंचुरी, 5th सेंचुरी में जो आर्टिस्टिकली मार्वेलस टाइप ऑफ मंदिर बहुत सारे तंजौर में है, और तंजौर में ही बृहदेश्वर टेम्पल भी है. इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल इन द वर्ल्ड, और ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. ठीक है, डन. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया हुआ है. तो तंजौर में है. हम्पी और जो विजयनगरम के जो राजा थे जिनका रिमेन्स हम्पी में है, वो सारा कुछ कर्नाटका में है. ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 2. द इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज जॉइंटली लॉन्च्ड बाय इंडिया एंड व्हिच अदर कंट्री? बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है. इंटरनेशनल सोलर अलायंस, हाँ सचिन कुमार कह रहे हैं यस मैम होता है. हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा सा बस ध्यान रखिए तो गलती नहीं हुई. आइए से इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ना, ये हमारा 2015 है ना. हाँ 2015 में एक अलायंस हुआ था इंडिया और फ्रांस के बीच में. इंडिया और फ्रांस के बीच में ये अलायंस हुआ था. ये काफी इंपॉर्टेंट अलायंस है, क्योंकि देखिए, फ्रांस और इंडिया ने 2015 में मिलकर के बोला था कि भाई हम लोग सोलर एनर्जी को कैप्चर करेंगे मैक्सिमम तरीके से फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, है ना. तो अगर हो सकता है आप लोगों को ये बैकग्राउंड पता हो, है ना. UNCCC एक बॉडी है जो कि हर साल मीटिंग कराती है, तो UN क्लाइमेट चेंज के लिए. तो UNCCC यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हमारा पेरिस में हुआ था. ठीक है, इसे पेरिस एग्रीमेंट भी कहते हैं. पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था? 2015 में हुआ था. पहला चीज, ठीक है. दूसरा चीज, पेरिस एग्रीमेंट में ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात की गई थी, लॉन्च किया गया था. और इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया और फ्रांस ने मिलकर स्टार्ट किया था. और पेरिस एग्रीमेंट क्या था? ये UNCCC का कॉन्फ्रेंस जो होता है हर साल, वही 2015 का कॉन्फ्रेंस पेरिस में हुआ था, इसलिए उसे हम पेरिस एग्रीमेंट भी कहते हैं. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके. और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गोल बस यही है कि ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी का यूज हो ताकि एनवायरनमेंट हमारा प्रोटेक्टेड रहे. ठीक है, ओके. इनका बस यही काम है कि सोलर एनर्जी सॉल्यूशन को ज्यादा से ज्यादा फाइंड आउट करना. एग्जाम में ये आ सकता है. देखिए, ISA का सेक्रेटेरिएट कहाँ पर है? गुड़गांव जो इंडिया में है, वहां पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सेक्रेटेरिएट है. और अभी क्या हुआ कि इन दोनों ने लॉन्च किया तो धीरे धीरे बहुत सारे मेंबर्स ज्वाइन हुए. तो राइट नाउ अभी इसमें 120 मेंबर्स हैं, बहुत सारे मेंबर्स यहाँ पे ज्वाइन किए. तो ये इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब कि वेलकमिंग और बहुत ही ऑडेसियस, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था कि इंडिया और फ्रांस ने मिलकर ISA शुरू किया था कि भाई जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है सब लोग मिलकर चलो सोलर एनर्जी का यूज करते हैं. डन.
नेक्स्ट, नुब्रा वैली इज अ कोल्ड डेजर्ट लोकेटेड इन विच इंडियन यूनियन टेरिटरी? क्लास स्टॉप हो गई? नहीं तो क्लास इज इंटरनेट इज फाइन फ्रॉम माय साइड और सब कुछ तो ठीक चल रहा है? यस, क्वेश्चन नंबर 3, इंटरनेट तो मेरी तरफ से ठीक है और यस यस। क्वेश्चन नंबर 3, नुब्रा वैली इज अ कोल्ड डेजर्ट लोकेटेड इन विच इंडियन यूनियन टेरिटरी? विच इंडियन यूनियन टेरिटरी? हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? लद्दाख। लद्दाख में नुब्रा वैली लोकेटेड है। डन? यस, लोगों का आंसर भी आ रहा है लद्दाख। गुड। हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? नॉर्मल पॉलिटी के क्वेश्चंस आपको थोड़े पता होने चाहिए। एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हम किसे बोलते हैं? एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हमारा कौन होता है? किसी को पता है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर किसको पता है? 4 का सी आ रहा है। यस, वेरी गुड। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ लोकसभा कौन होता है? एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ लोकसभा हमारे होते हैं लोकसभा के स्पीकर। लोकसभा के स्पीकर। और करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है? ओम बिरला। हो सकता है आपने देखा होगा न्यूज चैनल में, वेरी काम स्माइलिंग फेस। ओम बिरला जी इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड हिज और एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ लोकसभा कौन है? ओम बिरला जी है। ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स ऑफिशियो? एक्स ऑफिशियो का मीनिंग क्या होता है? क्या किसी को पता है? हाँ, यस, ओम प्रकाश, थैंक यू। एक्स ऑफिशियो का मतलब कि आप जिस डेजिग्नेशन में है उसके अलावा बाय डिफॉल्ट आप एक और डेजिग्नेशन में है ना। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ना, वो बाय डिफॉल्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी है, तो उसे हम एक्स ऑफिशियो बोलेंगे। जो ओम बिरला जी हैं वो स्पीकर ऑफ लोकसभा तो है ही, साथ ही साथ वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ लोकसभा भी है। मतलब किसी पर्टिकुलर डेजिग्नेशन से, किसी पर्टिकुलर पोजीशन से आपको एक और पोजीशन मिल जाती है संभालने के लिए, दैट इज एक्स ऑफिशियो। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया। क्वेश्चन नंबर 5, द 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? कॉन्स्टिट्यूशन का 73rd अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो 73rd अमेंडमेंट हमारा बहुत पहले 1992 में आया था, है ना। 1992 में आया था 73rd अमेंडमेंट, और ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। और इसने बोला था कि पंचायती राज का 3 टियर सिस्टम होना चाहिए, है ना। और द अमेंडमेंट ऑल्सो मेड इट मैंडेटरी फॉर एवरी स्टेट टू एस्टेब्लिश पंचायत। हर स्टेट में पंचायत होना चाहिए और पंचायत का 3 टियर सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा अमेंडमेंट था कौन सा? 73rd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1992। ठीक है, ओके, यस। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट, द लूनी रिवर विच वन ऑफ द फ्यू रिवर्स इन राजस्थान फ्लोज इनटू विच डेजर्ट? किस डेजर्ट में बहती है ये लूनी रिवर? राजस्थान में है ये। यस, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ए, थार डेजर्ट। यस, थार डेजर्ट ही हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द दांडी मार्च लेड बाय महात्मा गांधी इन 1930 was associated with which protest movement? Civil disobedience, non-cooperation, Quit India movement, Salt Satyagrah movement. दांडी मार्च 7 का आंसर सी आ रहा है। नहीं, क्विट इंडिया तो बाद में आया था। क्विट इंडिया बाद में 1940s में आई थी, बाद में 1942 में आई। गेस ये 1930 में दांडी मार्च हुआ था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देखिए, सॉल्ट सत्याग्रह वाज अ मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, है ना, इनिशिएटेड बाय महात्मा गांधी अगेंस्ट द सॉल्ट टैक्स इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो दांडी मार्च किसके लिए हुआ था? जो अंग्रेजों ने जो नमक पे टैक्स लगाया था ना, है ना, तो उसके खिलाफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था। तो उसी का ही रिजल्ट था, सॉल्ट सत्याग्रह का ही। तो ही लेड अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम साबरमती आश्रम। तो इसमें हुआ क्या था? दांडी मार्च में क्या हुआ था? एक तरह का मार्च हुआ था। मार्च कहाँ से कहाँ तक हुआ था? साबरमती आश्रम से लेकर दांडी, जो हमारा कोस्टल विलेज है गुजरात में, जगह का नाम है ये दांडी। तो साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक लोगों ने मार्च किया था। किसके प्रोटेस्ट में? कि सॉल्ट टैक्स जो सरकार लगा रही है ना, उसके प्रोटेस्ट में। तो टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ बाय प्रोड्यूसिंग द सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। और दांडी में जाकर के वो लोग सी वाटर से सॉल्ट प्रोड्यूस करने लग गए। तो ये एक तरह का क्या था कि एक मूवमेंट था
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंतर्गत हुआ था। विथ विच प्रोटेस्ट मूवमेंट? ये सिविल डिसोबीडियंस के अंतर्गत ये एसोसिएटेड है दांडी मार्च। ओके राइट। तो दांडी मार्च किस लिए हुआ था? सॉल्ट सत्याग्रह के सॉल्ट टैक्स को अपोज करने के लिए लोग साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक गए और दांडी में जो सी वाटर था वहां से फिर सॉल्ट एक्सट्रैक्शन शुरू हुआ था लोगों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, द आत्मनिर्भर भारत अभियान सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन वाज लॉन्च्ड इन रिस्पॉन्स टू व्हिच ग्लोबल क्राइसिस? यस, आई कैन सी द आंसर। 8 का आंसर है बी, कोविड-19 पैंडेमिक आया था तो उसी के रिस्पॉन्स में मोदी जी ने लॉन्च किया था आत्मनिर्भर भारत अभियान। डन? यस, इसके बारे में हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, न्यूज़ में भी देखते रहते हैं। द इंडियन नेशनल कांग्रेस अ की फोर्स इन फ्रीडम स्ट्रगल वाज फाउंडेड इन व्हिच ईयर? अभी जो प्रेजेंट डे कांग्रेस है ना, वो उसका फुल नेम क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। वो कब उसे फाउंड किया गया था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाउंड किया गया था 1885 में। बहुत पहले की संस्था है ये। यस, 9 का आंसर बी। लोगों का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द स्टेट्स इन विच इंडिया हैव देयर ओन इलेक्टेड गवर्नमेंट्स एंड लेजिस्लेचर्स रिफ्लेक्टिंग विच की प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 का आंसर फेडरलिज्म। 10 का ए। हाँ, फेडरलिज्म। फेडरल मतलब क्या होता है? फेडरल मतलब क्या होता है? फेडरल मतलब ऐसा सिस्टम हो गवर्नमेंट का जिसमें जो पावर है ना, पावर है वो डिवाइड की जाती है। एक सेंट्रल अथॉरिटी और सेंट्रल अथॉरिटी के वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब स्टेट, है ना। तो इन दो लेवल पे पावर जो है वो डिवाइड की जाती है। 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है फेडरलिज्म में। तो इंडिया में फेडरलिज्म है ना। तो यहाँ जो पॉलिसीज बनती है एक नेशनल लेवल पे बनती है और दूसरा सेकेंड एट रीजनल या फिर स्टेट या फिर प्रोविंशियल लेवल आप कह सकते हैं। तो दैट इज व्हाट इज फेडरलिज्म। ओके, यस। पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। यहाँ पे 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है। ओके, और दोनों अपना पावर एंजॉय करते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। स्टेट गवर्नमेंट का अपना अलग पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना अलग पावर है, दोनों एंजॉय करते हैं। Yes. Next. Question number 11. Who is the ex-officio chairman of Planning Commission in India? नीति आयोग प्लानिंग कमीशन के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन है? 10 का आंसर ए। यस, 10। अच्छा, 11 का आंसर बी आ रहा है। यस, नीति आयोग जिसे हम प्लानिंग कमीशन भी कहते हैं, उसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन है? जल्दी सोचिए, करेक्ट आंसर दीजिए। 11 का आंसर बी भी आ रहा है और ए भी आ रहा है। 11 का आंसर हो जाएगा ए। मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर है वो हमारे नीति आयोग के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी है। अब यहाँ पर आपको एक्स ऑफिशियो तो समझ में आ रहा होगा, जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो बाय डिफॉल्ट अपने इस पोजीशन की वजह से चेयरमैन ऑफ नीति आयोग भी होगा। नीति आयोग कब आई थी? नीति आयोग कब आई थी? 2015 में। 2015 में नीति आयोग आई थी। दिस इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन एग्जीक्यूटिव बॉडी है ये। नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। और नीति आयोग के सीईओ कौन है अभी? करंट सीईओ ऑफ नीति आयोग सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम हमारे करंट सीईओ है नीति आयोग के। ठीक है, आई होप ये सारा डेटा आपको पता हो, नहीं तो फिर आप नोट डाउन कर सकते हैं। The term balance of payment in economics refers to the difference between a countries. Balance of payment का मतलब क्या होता है? एक किसी भी कंट्री ने, हमारे देश ने कितना एक्सपोर्ट किया और कितना इंपोर्ट किया, उसका जो डिफरेंस होता है ना, उसे कहते हैं हम बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्वेश्चन नंबर 12। यस, क्वेश्चन नंबर 12। बैलेंस ऑफ पेमेंट का आंसर क्या हो जाएगा? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का जो डिफरेंस होता है किसी कंट्री का, उसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए थोड़ा सा नोट्स देखेंगे। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन मनी दैट फ्लोज इनटू अ कंट्री। पैसा जो कंट्री में आ रहा है और मनी विच इज फ्लोइंग आउट फ्रॉम अ कंट्री इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक तरह का स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट होता है जिससे कि समराइज किया जाता है जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुए हैं बिटवीन अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया ने कितना ट्रेड किया है पूरी दुनिया से, कितना इंपोर्ट कितना एक्सपोर्ट, इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का एक समरी को कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। Amnesty International is an organization associated with which of the following fields?
क्विकली, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ना, उसका क्या काम है भाई? तो दैट इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल हमारा एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। कहीं कहीं आपने देखा होगा, कभी किसी टीवी में या फिर बिलबोर्ड में नाम रहता है, कहीं पे तो दिखा होगा आपको। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एक एनजीओ होता है ये, that campaign for the protection of human rights. The organization is independent of government and is neutral in relation to political group, ideologies, religious dividing lines. तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का यही यूएसपी है, यही यूनिक चीज इसमें क्या है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन से कोई मतलब नहीं है उसको, है ना। एनजीओ है, कोई पॉलिटिकल एजेंडा से इन्फ्लुएंस नहीं होता है, कोई आइडियोलॉजी, कोई रिलीजियस थॉट से इन्फ्लुएंस नहीं होता है, राइट। और ये जो संस्था है ये प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। द ऑफिस ऑफ यूएन जनरल असेंबली, यूएन का जो जनरल असेंबली है उसका ऑफिस कहाँ पर है? यस, 14 का आंसर क्या होगा? प्लीज आंसर, 5 seconds. आई विल बी चेकिंग द आंसर्स नाउ। 14 का आंसर बी आया है, वेरी गुड। न्यूयॉर्क है यूएन जनरल असेंबली का ऑफिस, है ना। यूएन जो यूनाइटेड नेशन है ना, उसका मेन जो गवर्निंग बॉडी है, मेन जो बॉडी है ना, मेन पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ही है, और इसमें 193 मेंबर्स है। न्यूयॉर्क में इसका ऑफिस है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क? कल हमने ब्रिक्स नेशन के बारे में देखा था, आज हम लोग सार्क नेशन के बारे में देखेंगे। तो इसमें से कौन सा सार्क नेशन में नहीं आती? तो हमारा आंसर हो जाएगा म्यांमार सार्क में नहीं आता। देखिए कौन कौन से कंट्रीज सार्क में आते हैं। पहले तो सार्क का फुल फॉर्म देखेंगे, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। रीजनल कॉपरेशन के लिए साउथ एशियन एसोसिएशन, इसमें 8 कंट्रीज है, 8 कंट्रीज है। तो कैसे याद रखेंगे? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, ABB, ठीक है, ABB। फिर अपना देश इंडिया तो होगा ही, 4 याद हो गए, ABB, फिर अपना देश इंडिया तो होगा ही, फिर है MNP, तो MNOP भी आप कर सकते हैं, MNOP श्रीलंका, और बाद में ऐसा आता है, मतलब एक आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, ABB फिर I, उसके बाद MNOP होता है ना, तो मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, और लास्ट में S, श्रीलंका। और साउथ एशिया है तो वो सारी कंट्रीज होगी जो कि साउथ एशिया में है, ये सारी कंट्रीज हमारी साउथ एशिया में है, वैसे भी ध्यान रख सकते हैं। सार्क हमारा 1985 में आया था, सार्क चार्टर ढाका में साइन किया गया था। इतना ज्यादा तो नहीं पूछेंगे, बट फिर भी ध्यान रखें, सार्क का जो सेक्रेटेरिएट है वो काठमांडू में है, काठमांडू में सार्क का सेक्रेटेरिएट है, 1985 में आई थी, ठीक है। चलिए, पर ये 8 कंट्रीज और सार्क का फुल फॉर्म तो जरूर याद रखेंगे, काठमांडू भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस फास्टर इन, फोटोसिंथेसिस हमारा सबसे जल्दी किसमें होगा? येलो लाइट, व्हाइट लाइट, रेड लाइट, या फिर डार्कनेस? क्वेश्चन नंबर 16 क्विकली, आई विल बी चेकिंग द आंसर्स इन 5 सेकंड। 16 का आंसर बी आया है, शशि भूषण का आंसर है, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। व्हाइट लाइट में फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा अच्छे से होता है। व्हाइट लाइट मतलब व्हाइट लाइट के कंपोनेंट होते हैं जो कि 7 कलर्स में डिवाइड हो जाते हैं डिस्पर्सन से, तो वही चीजें हैं, व्हाइट लाइट में सबसे अच्छे से फोटोसिंथेसिस होगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी सिचुएटेड? 5 सेकेंड्स, आंसर कीजिए क्विकली। आसान क्वेश्चन में क्या करना है आपको, मैंने बताया 2 चीज, क्विक आंसर करना है, टाइम बचाना है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, और हड़बड़ में गलत नहीं करनी, एकदम एक्यूरेट सही पॉइंट ही पे ही क्लिक करना है। पुणे, है ना। सी किसने आंसर किया है भाई? शशि ने। कोलकाता में नहीं है, पुणे में है, यस। कोविड-19 के समय ये काफी ज्यादा फेमस हुआ था ये न्यूज। ओके, प्रोफेसर अमर्त्य सेन इज फेमस इन विच फील्ड्स? बायोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी? 18 का आंसर आया है सी, इकोनॉमिक्स, यस। अमर्त्य सेन का नाम किसमें आता है? इकोनॉमिक्स में आता है। पॉवर्टी से कैसे फाइट किया जा सकता है, एंड देन एंड हिज वर्क फॉर द कॉजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ फैमिन्स, ये सारा काम के लिए अमर्त्य सेन को जाना जाता है। उनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1998 में। हु कंपोज द फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा? चलिए लेट्स सी किसको किसको ये आंसर पता है। क्वेश्चन नंबर 19,
कल हमने डिस्कस किया था हमारा नेशनल एंथम क्या है, किसने लिखा है, नेशनल सॉन्ग कौन सा है, किसने लिखा है। नेशनल सॉन्ग कौन सा है? वंदे मातरम बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अब है सारे जहां से अच्छा किसने लिखा है? 19 का सी इतने बार इकबाल, मोहम्मद इकबाल, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने कौन सा लिखा है? वंदे मातरम। वंदे मातरम वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल ने कंपोज किया है। लोगों को डाउट है? कृष्ण शाह, आप एक बार भी टाइप कर सकते हैं, राइट? एक बार भी बस आप भी टाइप कर सकते हैं। यस। क्वेश्चन नंबर 20, द नंबर ऑफ मेजर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड इन द इंडियन यूनियन एज ऑफिशियल लैंग्वेज। हमारे इंडिया में कितने सारे लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया गया है? यस, 20 का आंसर हो जाएगा बी। देयर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया। ऑफिशियल लैंग्वेज 22 है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से शेड्यूल में लिखा हुआ है? 8th शेड्यूल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल है? टोटल 12 शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। 12 शेड्यूल है, तो उसमें जो 8वां नंबर का शेड्यूल है ना, उसमें लिखा गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी आ सकता है कि टोटल कितने शेड्यूल है, और 8th शेड्यूल में लिस्टेड है that we have 22 official languages. 3 important rivers of the Indian subcontinent have their sources near Mansarovar Lake in Great Himalayas. मानसरोवर लेक जो कि ग्रेट हिमालयाज में है, उसमें से 3 नदी निकलती है। मानसरोवर लेक से 3 नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी वो नदियां हैं? 21 का आंसर सी आ रहा है। यस, ब्रह्मपुत्र, इंदस और सतलज। मानसरोवर लेक की बात आएगी तो वहां से होती है ब्रह्मपुत्र नदी, इंदस नदी और सतलज नदी। ये तीनों यहाँ से ओरिजिनेट होती है। मानसरोवर जो कि हिमालय में। ठीक है, आई होप आप याद कर पा रहे हैं। इसी सेशन में ये सारे इन्फॉर्मेशन साथ ही साथ याद कर लीजिए। द स्टेट हैविंग लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट किसमें है? असम, मध्य प्रदेश, हरियाणा, अरुणाचल। सबसे ज्यादा मतलब इंडिया में जितना भी फॉरेस्ट है उसका सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य में है? 22 का सी। यस, वेरी गुड, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में है। ओके, नेक्स्ट, द रेडक्लिफ लाइन इज अ बाउंड्री बिटवीन। क्विकली, रेडक्लिफ लाइन 23 का आंसर कीजिए, 5 सेकेंड्स। यस, इंडिया पाक। 23 का आंसर हो जाएगा ए। जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हो रहा था 1947 में, उस समय एक लाइन ड्रॉ की थी एक अंग्रेज ने, एक ब्रिटिशर ने, जिसका नाम था रेडक्लिफ। तो उसने अपने नाम पे ये लाइन का नाम रख दिया था रेडक्लिफ लाइन। बाउंड्री है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट, इंडियाज हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल इज रिपोर्टेड इन। इंडिया का सबसे ज्यादा रेनफॉल कहाँ पे होता है? नामची सिक्किम, चूरू राजस्थान, मौसिनराम मेघालय, चंबा हिमाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ पर रिपोर्ट किया जाता है? मौसिनराम मेघालय। मेघालय का मौसिनराम में सबसे ज्यादा बारिश मौसिनराम मेघालय में होती है। यस यस, हम सभी ने पढ़ा है इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, हु इज द ऑथर ऑफ द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डायलेमा। अभी रेलिवेंट है ये सारे क्वेश्चन, इसलिए मैं करवा रही हूँ। एन एसिड टेस्ट फॉर इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। माधव गोडबोले ने ये बुक लिखी है, द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डायलेमा। द बुक विच एक्सप्लोर्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाबरी मस्जिद राम मंदिर इशू वॉज रिटन बाय माधव गोडबोले। और वो क्या करते हैं? वो बिल्कुल अच्छे से लिखते हैं कि बताते हैं कि कौन कौन सी मिस्ड अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर रिजोल्यूशन एंड हाईलाइट द नीड फॉर अ सॉल्यूशन दैट अलाइंस विथ मॉडर्न वैल्यूज एंड इक्विटी। बहुत ही अच्छी बुक होगी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, त्रिपिटकास आर सेक्रेड बुक्स ऑफ। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर कीजिए, त्रिपिटकास। देखिए, ये जो वर्ड है ना पितिका वर्ड किसके लिए? बुद्धिज्म के लिए। वहां पे बुक्स को या फिर सेक्रेड बुक्स को हमको पितिकास बोला जाता है। एक बुद्धिज्म की एक और बुक है धर्म पितिका। वो लोग ना धर्म को धम कहते हैं, तो एक बुक है धम पितिका भी बुद्धिस्ट से रिलेटेड है। तो पितिका वर्ड अगर आपको मिलेगा
पितिकास मीन्स सेक्रेड बुक्स, जैसे हमारे इंडिया में भी ना ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, तो जो वेद वर्ड है ना, तो लाइक दैट पितिका वर्ड है बुद्धिस्ट के लिए. ओके, यस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. रिसेंट न्यूज का है, विच कंपनी सब्सिडरी हैज रिसेंटली सिक्योर्ड द पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई? स्विगी, उबर इट्स, जोमेटो, फूड पांडा. क्वेश्चन नंबर 27. हाँ, विनय पितिका भी है. यस सचिन, वेरी गुड. धम पितिका, विनय पितिका, त्रिपितिका, ये सारे बुद्धिस्ट के सेक्रेट बुक्स है. 27 का आंसर ए नहीं है, जोमेटो है. देखिए, है ना. अब क्या होगा ना कि जोमेटो का के पास अपना एक पेमेंट लाइसेंस मिल जाएगा. अब जोमेटो को के पेज पे जब आप जाओगे तो पेमेंट जब करना होगा तो जोमेटो का अपना लाइसेंस होगा, उसे उसे पेमेंट प्लेटफॉर्म कहीं और से बोरो नहीं करना पड़ेगा, राइट. तो ये देखिए, जोमेटो पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड, अब सब्सिडरी जोमेटो, सिक्योर द पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई, अलाइनिंग जोमेटो स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस एक्सटर्नल डिपेंडेंसी ऑन पेमेंट एप्स, है ना. तभी क्या है कि पेमेंट एप्स के लिए जोमेटो को कहीं और से डिपेंडेंट होना पड़ता है, किसी को बोरो करना पड़ता है, जैसे कि पेयू हो गया या फिर कुछ भी और इसी तरीके के जो पेमेंट एप्स होते हैं उनका प्लेटफॉर्म को बोरो करना पड़ता है. अब क्या होगा, जोमेटो का अपना प्लेटफॉर्म होगा जिसपे कि पेमेंट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 28. व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ NHAI's वन व्हीकल वन फास्टैग इनिशिएटिव? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक ऑब्जेक्टिव है वन व्हीकल वन फास्टैग. स्विगी भी है, हो सकता है, बट एज पर रिसेंट न्यूज ये तो जनवरी का न्यूज है. ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूंगी, हो सकता है स्विगी भी है. ठीक है, आई विल चेक इट. व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ NHAI's वन व्हीकल वन फास्टैग इनिशिएटिव? देखिए, अब क्या होता है कि एक ही फास्टैग मल्टीपल व्हीकल के लिए होता है या फिर सिंगल व्हीकल के लिए बहुत सारे फास्टैग भी आ जाते हैं कभी कभी. तो ये जो एक मेसी सा अप्रोच हो जाता है ना कि सिंगल फास्टैग मल्टीपल व्हीकल के लिए या फिर मल्टीपल फास्टैग फॉर सिंगल व्हीकल, तो इन सबको प्रिवेंट करने के लिए, है ना, एक व्हीकल का एक ही फास्टैग होगा. कोई मेसी सा अप्रोच नहीं होगा कि डेटा बहुत मिसमैच हो जाता है, कौन सा व्हीकल का कौन सा फास्टैग डेटा होगा. तो उसको प्रिवेंट करने के लिए NHAI का ऑब्जेक्टिव है वन व्हीकल वन फास्टैग इनिशिएटिव. यस, 28 का आंसर ए हो जाएगा. नेक्स्ट, हाँ देखिए, यहाँ पे मैंने डेटा भी लिखा है थोड़ा. द एम इज टू इंश्योर इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंट टोल कलेक्शन, है ना. यहाँ जो और लिंकिंग मल्टीपल फास्टैग टू स्पेसिफिक व्हीकल या फिर मल्टीपल व्हीकल के लिए सिंगल फास्टैग, इन सब का जो प्रैक्टिस है उसको हटाने के लिए NHAI का ये है. नेक्स्ट, जूल इज द यूनिट ऑफ 5 सेकेंड्स. देखते हैं कितने लोगों को याद है. फिजिक्स कितना याद है? जूल इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, एनर्जी, हीट. आई विल बी चेकिंग द आंसर्स नाउ. बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है. शशि भूषण ने बी आंसर किया है. जूल इज द एनर्जी ऑफ. लोगों को एनर्जी और हीट में डाउट हो सकता है, प्रेशर कैसे होगा? प्रेशर में जूल इज, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर में जूल, आपको डाउट कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए. जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का यूनिट है जूल. ओके, हाँ 29 का सी होगा. नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. एक्सपोजर टू सनलाइट हेल्प्स अ पर्सन टू improve his health because infrared light kills bacteria, resistance power increases, pigment cells in the skin get stimulated and produce a healthy tan, the ultraviolet rays converts skin oil into vitamin D. हाँ बिल्कुल, ये क्वेश्चंस PDF में आपको मिल जाएंगे बाय EOD. द सेम PDF विल बी शेयर टू यू बाय EOD. जो हमारे अकेडमी के स्टूडेंट्स हैं उनको ये PDF बिल्कुल मिलेगा. यस, क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं ना सनलाइट में, वो हमारे स्किन ऑयल को विटामिन डी में कन्वर्ट कर देते हैं. तो हमारे शरीर में जो विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है वो फुलफिल हो जाती है. यस, तो पॉइंट नंबर डी विल बी आवर आंसर. ओके, चलिए. सो आई होप यू लाइक दिस सेशन. आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, इंसाइटफुल, इंटरेस्टिंग लगा होगा. अगर फर्दर आपको किसी कोई डाउट रह गया हो, कुछ क्वेरी हो, कुछ सजेशन हो, तो बिल्कुल कमेंट कीजिए. So with this I will be winding up the session today and thank you all for your time.